नमस्कार साथियों, नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम नेशनल अचीवमेंट सर्वे एवं ओलंपियाड एग्जाम 2024 के लिए राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी समय सारणी के अनुसार कक्षा 3 के लिए 5वें सप्ताह में विषय हिंदी, पर्यावरण और गणित के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। साथियों, 18 सप्ताह में आपके सभी विषयों के सभी टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं। ये 18 सप्ताह के वीडियो यदि आप बच्चों को पूर्ण करवा देते हैं तो नेशनल अचीवमेंट सर्वे और ओलंपियाड परीक्षा 2024 का लगभग सिलेबस पूर्ण हो जाएगा। साथियों, बच्चों को इन वीडियोस को स्मार्ट टीवी या शाला में उपलब्ध टैबलेट पर कक्षा में दिखाएं, उनके व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें, स्वयं देखें और उन्हें दिखाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट 5वें सप्ताह की हिंदी में अनुच्छेद क्रमांक 2 और सूचना क्रमांक 347 को सम्मिलित किया गया है। सबसे पहले आपको दिए गए अनुच्छेद को प्रॉपर पढ़ना है। एक दिन की बात है, सुबह के 7 बजे थे। कितना समय हुआ था? सुबह के 7 बजे थे। 7 हाथी साथ साथ वन में घूमने गए। हाथियों की संख्या कितनी थी? 7 थी। 7 में से एक हाथी शरारती था। उसने कहना नहीं माना और बाघ की गुफा की ओर जाने की जिद की। इस बात से सभी हाथियों में आपस में बहुत बहस हुई। अचानक गुफा में बाघ नींद से जाग गया। गुफा के अंदर कौन था? तो गुफा के अंदर बाघ था। सभी हाथी बाघ को देखकर गुफा की ओर भागे। बाघ 7 हाथियों को एक साथ देखकर वापस अपनी गुफा में घुस गया। तो यह था आपका अनुच्छेद क्रमांक 2। अब इस अनुच्छेद पर आधारित आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। यहां पर आपका प्रश्न नंबर 76 है। हाथी किस समय वन में घूमने आए? आपको बताना है कि हाथी जो है किस समय वन में घूमने आए। रात के समय, दिन के समय, सुबह के समय या फिर शाम के समय। तो आपका आंसर से यहां पर राइट हो जाएगा। हाथी जो है सुबह के 7 बजे घूमने आए थे। ठीक है, तो यहां पर आपका समय था सुबह का। अब प्रश्न क्रमांक 77 शरारत शब्द का और क्या अर्थ होता है? जो शरारत आप लोग बच्चे लोग करते हैं कक्षा के अंदर, उस शब्द का और क्या मीनिंग होता है? क्या उसे आप घमंड कह सकते हैं, उदासी कह सकते हैं, या फिर गायसी कह सकते हैं, या फिर शैतानी कह सकते हैं? तो बच्चे शैतानी करते हैं, बच्चे शरारत करते हैं। तो ऑप्शन डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 गुफा में कौन था? तो गुफा में बाघ था। अभी हमने अनुच्छेद के अंदर पढ़ा है। हाथी नहीं था, हिरण नहीं था, भालू नहीं था। अब क्वेश्चन नंबर 79 बाघ वापस क्यों भागा? तो आपको यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ना है कि बाघ वापस क्यों भागा था। भालुओं को साथ देखकर, चूंकि यह भालुओं से संबंधित हमारा अनुच्छेद ही नहीं है तो यह तो गलत है। भालुओं को अलग देखकर तो भालू इसमें नहीं आएंगे। हाथियों को अलग देखकर तो यह कोई कारण नहीं हुआ है। अब चौथा ऑप्शन है हाथियों को साथ देखकर। 7 हाथी एक साथ में थे, उन्हें देखकर बाघ वापस अपनी गुफा की ओर भाग गया। अब यहां पर प्रश्न नंबर 80 है अचानक शब्द में कितनी ध्वनियां हैं? जो आपका अचानक शब्द है इसके अंदर कितनी ध्वनियां हैं? इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे इस अनुच्छेद से बाहर भी पूछा जा सकता है। तो अचानक शब्द में 4 ध्वनियां हैं। बी आपका ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा। एक तो हो गई आपकी आ हो गई, फिर हो गया आपका चा
और फिर आपका ना और फिर आपका का। तो यहाँ पर अचानक, तो अचानक शब्द में 4 ध्वनियां हैं। अब इसके बाद आपका अनुच्छेद क्रमांक या जिसे हम सूचना कहेंगे 347। अनुच्छेद क्रमांक 347 को पहले हम पढ़ते हैं, जो कि एक सूचना के रूप में दिया गया है। यहाँ पर एक सूचना दी गई है, शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम बारी देवी, विकासखंड पिपरिया, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। आप सभी कक्षा तीसरी के विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि आपकी वार्षिक मूल्यांकन से अर्थ है कि आपकी जो वार्षिक परीक्षा होती है उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। वार्षिक मूल्यांकन दिनांक 16/3/2020 से प्रारंभ होगा। आपकी जो वार्षिक परीक्षा है वह 16/3/2020 से प्रारंभ होगी। यह इस सूचना में ऐसा कहा जा रहा है। मूल्यांकन हेतु विषयवार समय सारणी निम्नानुसार दी गई है। यहाँ पर आपको दिनांक दी गई है, यहाँ पर उस दिनांक को पढ़ने वाला दिन दिया गया है और उस दिन होने वाला विषय या प्रश्न पत्र यहाँ पर दिया गया है। 16/3/2020 इस दिन पड़ेगा मंगलवार और आपका पेपर होगा हिंदी का। तो पहला आपका जो पेपर है वह हिंदी का है। 17/3/2020 दिन बुधवार को पेपर है अंग्रेजी का। इसी प्रकार 18/3/2020 दिन गुरुवार को आपका पेपर रहेगा गणित का और 19/3/2020 दिन शुक्रवार को आपका पेपर रहेगा पर्यावरण का। और इसके बाद क्या दिया गया है सूचना में दिया गया है मूल्यांकन समय 8 बजे से 10:30 बजे तक होगा। जो आपकी एग्जाम का समय है वह 8 से लेकर 10:30 तक रहेगा। अब इसके आधार पर इतनी सूचना में जो जानकारियां दी गई है इसके आधार पर आपको क्वेश्चनों के आंसर देना है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 है, मूल्यांकन किस दिनांक से प्रारंभ होगा? आपकी जो परीक्षा है वह किस दिनांक से किस डेट से प्रारंभ हो रही है? तो आपने यहाँ पर देखा कि लिखा हुआ था कि 16/3/2020 से प्रारंभ हो रही है और यहाँ पर भी आपका पहले पेपर का समय 16/3/2020 से है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा 16/3/2020। अब प्रश्न नंबर 2 है हमारा 18/3/2020 को कौन सा दिन है? 18/3/2020 को कौन सा दिन रहेगा? तो यहाँ पर 18/3/2020 को आपका जो दिन रहेगा वह रहेगा गुरुवार। तो आप यहाँ पर ऑप्शन बी को चूज कर सकते हैं। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है 16/3/2020 को किस विषय का प्रश्न पत्र है? तो 16/3/2020 को जो पहला प्रश्न पत्र है आपका वह था हिंदी का। मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ, 16/3/2020 को हिंदी का प्रश्न पत्र है। तो ऑप्शन डी इसका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब इसके आधार पर प्रश्न नंबर 4, अंतिम प्रश्न पत्र के दिनांक कौन सी है? तो आपकी परीक्षा 16 से स्टार्ट हुई थी, 16, 17, 18 और 19 को आपका लास्ट पेपर है। तो आपका यहाँ पर लास्ट पेपर 19 था, अंतिम प्रश्न पत्र आपका 19/3/2020 को है। अब प्रश्न नंबर 5, प्रारंभ शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? प्रारंभ से अर्थ होता है कि शुरू कब से। तो यहाँ पर आपको दिया भी गया था सूचना के अंदर कि आपके जो वार्षिक मूल्यांकन है वह 16/3/2020 से प्रारंभ होगा। इसका अर्थ है कि आपकी जो परीक्षा है 16 तारीख से स्टार्ट होगी। तो प्रारंभ का अर्थ होता है शुरू। अब यहाँ पर उसका आपको पर्यायवाची बताना है। तो पर्यायवाची यहाँ पर शुरू भी होता है प्रारंभ का मतलब, और प्रथम भी होता है। तो यहाँ पर हम प्रथम को ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते हैं। अंतिम का अर्थ होता है कि एंड। तो ये जो शब्द है अंतिम, ये इसका विलोम शब्द है। आपसे यदि पूछा जाता है कि विलोम शब्द क्या है,
तो प्रारंभ का विलोम शब्द या उल्टा शब्द होता है अंतिम, और यह भी इसका विलोम शब्द ही है। अब बचते हैं दो यहाँ पर, प्रथम और शुरू। तो प्रारंभ शब्द को यदि हम प्रारंभ ना कहें तो उसकी जगह जो शब्द का हम उपयोग करेंगे वह उसका पर्यायवाची होगा। तो हम शुरू भी कह सकते हैं कि आपकी जो परीक्षा है वह 16/3/2020 से शुरू होगी, और प्रथम से अर्थ होता है पहले से। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब इसके बाद हम चलते हैं पर्यावरण अध्ययन में। प्रश्न नंबर 69 को पर्यावरण अध्ययन में सम्मिलित किया गया है। गर्म कपड़े व अनाज में कीड़े ना लगे इसके लिए किस पेड़ की पत्तियों का उपयोग करेंगे? यह क्वेश्चन मोस्ट IMP प्रश्न है, और हो सकता है कि 2024 के एग्जाम में आपसे यह पूछा भी जाए कि आप अनाज में कीड़े ना लगे इसके लिए किस पेड़ की पत्तियों को उसके साथ रखेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नीम की जो पत्तियां होती है वे कड़वी होती है, इस कारण से अनाज में कीड़े नहीं लगेंगे। तुलसी, जामुन और आम इसके ऑप्शन नहीं होंगे। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 70, किसी जगह बारिश ना होने का प्रमुख कारण हो सकता है। मान लीजिए किसी जगह पर बारिश नहीं हो रही है या कम हो रही है, तो उसका क्या कारण हो सकता है? आपको यहाँ पर एक तर्कपूर्ण कारण ढूंढकर बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है, गर्मी का ज्यादा होना, या फिर वृक्षों का ज्यादा होना। वृक्षों को ज्यादा होने के कारण तो बारिश और अधिक होने की संभावना बनती है। वृक्षों की सतत से अर्थ है कि लगातार कटाई होते हुए वृक्ष कम होते जाना। यदि वृक्षों की संख्या कम हो जाएगी तो वहां पर बारिश कम होगी, यह बिल्कुल पक्की बात है। इसलिए ऑप्शन सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। गर्मी का कम होना यह कोई कारण नहीं बनता है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 71, यह रहा आपका प्रश्न नंबर 71। घर के बगीचे की देखभाल करना जिम्मेदारी है। आपके घर में आसपास कोई बगीचा है तो उसकी देखभाल करने की जवाबदारी किसकी है? केवल आपकी माँ की, आपके पिता की, केवल बुजुर्गों की, घर के सभी सदस्यों की? तो यहाँ पर घर के सभी सदस्यों की जवाबदारी बनती है कि हमारे आसपास जो बगीचा है उसको समय पर पेड़ पौधों को पानी पिलाएं और देखभाल करें। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 72 या 72, पानी का अधिक से अधिक बार उपयोग हो सके। ठीक है, बड़े ही ध्यान से इसे समझना है कि पानी का अधिक से अधिक बार उपयोग हो सके, इसे बताने निम्नलिखित क्रम में से एक सही और सही क्रम को बताइए कि किस क्रम को हम सही चुने कि पानी का अधिक से अधिक बार उपयोग हो सके। अब यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है, हाथ मुंह धोना, फिर उसी पानी से कपड़े को धोना, फिर कपड़े धोने के बाद उसी पानी से पोछा लगाना घर में, फिर उस पोछे लगाने के पानी को पौधों में पानी डालना। क्या यह क्रम सही है? या फिर हाथ मुंह धोना, कपड़े धोना, पौधों में पानी डालना और फिर पोछा लगाना? तो पौधों में पानी डाल देंगे तो पोछा लगाने के लिए पानी कैसे बचेगा? ऑप्शन सी है, हाथ मुंह धोना, पोछा लगाना, कपड़े धोना, पौधों में पानी डालना। तो यह भी गलत है। और उसके बाद पोछा लगाना, कपड़े धोना, पौधों में पानी डालना और फिर हाथ मुंह धोना, तो क्या आप भयंकर साबुन लगे पानी से हाथ मुंह धोएंगे? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा कि पहले आप पानी से हाथ मुंह धो लें, फिर उसी पानी से कपड़े धो लें, फिर उसी पानी से पोछा लगा लें, क्योंकि पोछे में भी आप कुछ ना कुछ तो केमिकल मिलाते ही हैं। फिर उसी पानी से बचे हुए पानी को पौधों में डाल दें। तो यह आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 73 यह है आपका, आपके विद्यालय के परिसर में, आपका जो विद्यालय है उसके ग्राउंड में कुछ पेड़ पौधे लगे हुए हैं, किसी कारणवश उन्हें
पानी नहीं मिल रहा है, मान लीजिए आपके स्कूल के परिसर में कुछ पौधे लगे हुए हैं और किसी कारण से उनको पानी नहीं मिल पा रहा है, आपके बोतल में पानी बचा हुआ है, आप स्कूल में बोतल लेकर आते हैं पानी की भरकर पीने के लिए, उसमें कुछ पानी आपके स्कूल से जाते समय शेष बचा है, आप उस पानी का क्या करेंगे आपको यहाँ पर बताना है। पानी को कहीं फेंक देंगे, ऐसा करेंगे, या बचे पानी को घर ले जाएंगे, ऐसा आपका डिसीजन सही होगा उस पानी के विषय में, या फिर पानी को पौधों में डालकर जाएंगे। तो आपका यहाँ पर यह निर्णय बिल्कुल सही है, पानी को पौधों में डालकर आपको जाना है, पानी से खेलकर आपको नहीं जाना है। इससे अर्थ है कि पानी को इधर उधर छिड़कते हुए नहीं जाना है। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 74 यह है आपका क्वेश्चन। ज्यादातर लोग घर में प्रवेश करने से पहले जूते उतारकर घर में प्रवेश करते हैं। यह एक IMP क्वेश्चन है। उपयुक्त कारण होगा। क्या कारण है कि आप अपने घरों में दाखिल होने से पहले, जाने से पहले बाहर की तरफ ही अपने जूते चप्पल को उतार देते हैं। ए ऑप्शन है आपका यहाँ पर, यह उनके परिवार की परंपरा है। क्या आपके परिवार की परंपरा है, इस कारण से आप ऐसा करते हैं, या फिर ऐसा उनके पड़ोसी के घर में होता है, पड़ोसियों को देखकर आप ऐसा करते हैं, या फिर इससे बाहर की धूल उनके घर के अंदर नहीं आती है। क्या आप भी ऐसा करते हैं? उसका कारण यह सी वाला है क्या कि बाहर की जो गंदगी है, जो जूते चप्पल में धूल लग जाती, मिट्टी लग जाती है, गोबर लग जाता है, वह सब घर के अंदर ना जाए, इसलिए ही हम ऐसा करते हैं। उनके घर में बुजुर्ग उन्हें ऐसा करने को कहते हैं। ऐसा कोई उपयुक्त कारण नहीं है, किसी के कहने से नहीं, आपके तर्क से आपको उत्तर देना है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 75 यदि आप कहीं आग लगी देखेंगे, मान लीजिए आपने देखा कि कहीं पर आग लगी हुई है, तो मदद के लिए किससे संपर्क करेंगे? ऑप्शन है पुलिस चौकी, अस्पताल, दमकल केंद्र या फिर बैंक। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा, दमकल केंद्र। दमकल केंद्र का अर्थ है कि आपने फायर ब्रिगेड का नाम सुना होगा। जब कहीं खेतों पर या आसपास किसी के घर में आग लग जाती है, उस समय एक रेड कलर की गाड़ी दनदनाती हुई, जोर से बेल बजाती हुई, घंटी बजाती हुई आपके यहाँ से गुजरती है। आप यह सोचते हैं या लोग ये बात करते हैं कि कहीं पर आग लगी होगी, तो उस गाड़ी के अंदर काफ़ी सारा पानी होता है और सीज फायर भी होता है आग बुझाने के लिए। इस कारण से आप दमकल केंद्र को फ़ोन करेंगे और वहाँ से दमकल गाड़ी पहुँचाएंगे वे लोग आग बुझाने के लिए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 76 आप दिन भर में कितना पानी उपयोग करते हैं, इसका आकलन करना आसान होगा। आप दिन भर में कितना पानी उपयोग करते हैं, इसका आकलन करना आसान होगा। कैसे? बाल्टी के उपयोग से लीटर में, या फिर मग के उपयोग से मिलीलीटर में, या लोटों के उपयोग से लीटर में, या फिर गिलास के उपयोग से मिलीलीटर में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बड़ा ही तर्कपूर्ण और राइट होगा कि आप जो है दिन भर में जितने भी पानी का उपयोग करते हैं, उसका यदि आप मेजरमेंट करना चाहते हैं, उसका आकलन करना चाहते हैं कि दिन भर में हमने कितना पानी उपयोग किया, तो बाल्टी के उपयोग से आप उसे जान सकते हैं कि हमने जो है 3 बाल्टी पानी को उपयोग किया। तो उससे आसानी से आपको पता चल जाएगा कि आपने 45 लीटर के लगभग पानी दिन भर में उपयोग किया है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 77 सीता फीते से दरवाजे की लंबाई माप रही है। सीता क्या कर रही है? फीते की सहायता से, स्केल की सहायता से दरवाजे की लंबाई माप रही है। फीता मापन की इकाई है। जो फीता है जिससे वह दरवाजे की लंबाई माप रही है, उसकी यूनिट क्या है, उसकी इकाई क्या है? सेंटीमीटर, मानक, अमानक या फिर ग्राम। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा कि जो फीता है उसके मापन की इकाई
कोई मानक ही रही होगी। जो भी हो, वह फीट में हो सकती है, वह मीटर में हो सकती है, तो हम उसे यह नहीं कह सकते कि वो सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई मानक इकाई उसकी रही होगी, उसका विषय होगा कि मैं इसे फीट में नापूंगी, तो वो फीट में उसे माप रही होगी। अब इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 78 इस सूचना पट के अनुसार जबलपुर कितनी दूरी पर है? आपको बताना है कि जबलपुर कितनी दूरी पर है। यहाँ पर दिया गया है जबलपुर 328, भोपाल 20 और सागर 150, और इसका चिन्ह विपरीत दिशा में है, और यहाँ पर दो चिन्ह ऊपर की तरफ दिए गए हैं। तो यहाँ पर जबलपुर कितना दिखा रहा है? जबलपुर दिखा रहा है 328 किलोमीटर। जब आप कहीं पर जाते हैं तो इस प्रकार का एक साइन बोर्ड बना होता है, और इस प्रकार के साइन बोर्ड में इस प्रकार के नाम के साथ में यहाँ पर जबलपुर लिखा है और एरो का चिन्ह लगा है। इसका अर्थ है कि आपको आगे की तरफ जाना है, और जहाँ से आप उसे देख रहे हैं यहाँ पर खड़े होकर आप देखेंगे तो इसका अर्थ है कि वो 328 किलोमीटर आगे आपसे रहेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि पूछा है जबलपुर कितनी दूरी पर है। अब इसके बाद हम चलते हैं मैथमेटिक्स में। 5वें सप्ताह में कक्षा 3 के गणित से प्रश्न नंबर 6 को सम्मिलित किया गया है। प्रश्न नंबर 6 है आपका, 552 में दहाई के स्थान पर लिखे 5 का स्थानीय मान क्या होगा? 552 में दहाई के स्थान पर यह आपका 552 लिखा है। इसमें दो आपका इकाई है, यह दहाई है, और यह आपका सैकड़ा है। इकाई पर 2 है, दहाई पर 5 है, और सैकड़ा पर भी 5 है। तो 5 का जो स्थानीय मान है, स्थानीय मान इस प्रकार से लिखा जाता है, आप इसे तो लिख देंगे 2, और 5 को आप लिखेंगे 5 और 0, और इस 5 को जो सैकड़ा के स्थान पर है, इसका स्थानीय मान यदि पूछा जाए तो 500 आ जाएगा। इस 5 के बाद 2 0 है, और इस 5 के बाद सिर्फ 2 ही है। इस कारण से आपका यहाँ पर हो जाएगा 50, जो कि ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 13 भी यहीं पर दिया गया है। प्रश्न नंबर 13 है, एक स्कूल में 52 लड़के, पूरे स्कूल के अंदर 52 तो लड़के हैं और 56 लड़कियां हैं। इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, तो कुल कितने बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं? तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का कर देंगे योग। 52 का योग करेंगे 56 से, इन दोनों को जोड़ देना है, 6 और 2 8, 5 और 5 10, तो ये हो जाएगा 108। कुल उस स्कूल में 108 बच्चे पढ़ रहे हैं, जो कि ऑप्शन बी के अंदर दिया गया है। इसके बाद प्रश्न नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है, एक नन्हा कछुए का बच्चा 33 साल का है, उसकी मां से नन्हा कछुआ कितना छोटा है, यह आपको बताना है। यह क्वेश्चन आपके किसी लेसन से रिलेट है, उसमें उसकी पूरी जानकारी दी गई है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 117 साल। ठीक है, यह आपके मैथ्स का क्लास 3 के कहीं ना कहीं उसका पार्ट है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, प्रश्न नंबर 20 है, गीता फूलों के 10 गुच्छे लेकर आई। गीता क्या लेकर आई? फूलों के 10 गुच्छे लेकर आई। हर गुच्छे में 5 फूल थे। आपने गुलदस्ता देखा होगा, गुलदस्ते के अंदर कई फूल होते हैं। तो यहाँ पर 10 गुच्छे लेकर आई और हर गुच्छे के अंदर 5 फूल थे। एक गुच्छे में 5 फूल थे, तो यहाँ पर वह 10 गुच्छे लेकर आई। बताइए गीता के पास कुल कितने फूल है? तो इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको 10 का गुणा 5 से कर देना है। 10 से 5 50, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 29, प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। यह रहा आपका प्रश्न नंबर 29। एक क्रिकेट खिलाड़ी 87 रन बनाकर खेल रहा है। कोई क्रिकेट का खिलाड़ी है जो कि 87 रन बनाकर खेल रहा है। उसे शतक बनाने के लिए कितने रन और चाहिए? तो आपको शतक का अर्थ पता होना चाहिए। शतक का अर्थ होता है 100 से।
शतक का अर्थ होता है 100 से। तो जहां पर शतक की बात की जाए आपको समझना चाहिए कि वह 100 का मीनिंग निकाल कर देगा। तो उसे 100 रन बनाने के लिए अब कितने बना चुका है? वह बना चुका है 87 रन। उसे 100 पर पहुंचना है तो हम क्या करेंगे? 100 में से 87 को माइनस करेंगे। यदि आप 100 में से 87 को माइनस करें तो यहां पर आ जाएगा आपका उत्तर 13। यदि वह खिलाड़ी 13 रन और बना लेता है तो उसका शतक पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अर्थ है कि वह 100 रन कंप्लीट कर लेगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 48। प्रश्न नंबर 48 है, एक टेबल की लंबाई, आपके पास कोई मान लीजिए टेबल है, उस टेबल की लंबाई 4 पेंसिल के बराबर है। आपने उसे मापा। इस प्रकार से मान लीजिए कि यह आपकी एक कोई टेबल का टॉप है, तो आपने यहाँ पर इसे नापा तो 1 2 3 और 4 पेंसिल के बराबर वह आई। आपने पेंसिल रखी तो इतना भाग उस पेंसिल से एक बार में कवर हुआ, फिर ये 2, फिर 3 और फिर 4 पेंसिल के बराबर है। यदि पेंसिल की लंबाई 18 सेंटीमीटर है, जो आपकी पेंसिल थी, यह वाली जो पेंसिल है इसकी लंबाई है 18 सेंटीमीटर, ठीक। तो टेबल की लंबाई क्या होगी? तो 18 को हमने कितनी बार मापा? 1 2 3 4 बार। तो हम इसमें गुणा करेंगे 4 का, तो 18 दूना 36 दूना 72। तो यहां पर आ जाएगा आपका 18 चौको 72। तो यहां पर टेबल की जो लंबाई है वह आ जाएगी 72 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन बी के अंदर दिया गया है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 50 को सम्मिलित किया गया है। प्रश्न नंबर 50 है, एक स्कूल में 59 तो लड़के हैं और 69 लड़की पढ़ रहे हैं। उस स्कूल में कुल कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? इस प्रकार का एक क्वेश्चन अभी हमने जस्ट कंप्लीट किया था। अब यहाँ पर संख्या बदल गई है, हमें इस सवाल में भी इन दोनों को ऐड करना है, जोड़ना है। 59 और 69 इन दोनों को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तब जाकर उस स्कूल में पढ़ने वालों बच्चों की संख्या आ पाएगी। 9 और 9 18, 5 और 6 11 और 1 12। तो कुल बच्चों की संख्या है 128, जो कि ऑप्शन बी के अंदर दिया गया है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 57 देखते हैं। प्रश्न नंबर 57 में क्या है? यह रहा आपका प्रश्न नंबर 57। रवि पहले 30 मिनट में रोटी और फिर अगले 20 मिनट में दाल बनाता है। मान लीजिए आप ही खाना बना रहे हैं, तो पहले 30 मिनट में रोटी बना लेते हैं, फिर अगले 20 मिनट में दाल बना लेते हैं। रवि को दोनों बनाने में कुल कितना समय लगेगा? दाल और रोटी यदि दोनों को बनाना है तो उसे कुल कितना समय लगेगा? तो पहले 30 मिनट और फिर बाद के 20 मिनट, इन दोनों को हम जोड़ देंगे, कुल मिलाकर हो जाएगा 50 मिनट। 50 मिनट में दाल और रोटी दोनों चीजें बन जाएगी। तो आपका ऑप्शन सी यहां पर राइट हो जाएगा। अब 57 के बाद आपका प्रश्न नंबर 65, जो कि यहीं पर दिया गया है। यह रहा आपका प्रश्न नंबर 65। राकेश के पास 370 रुपए हैं। कुल कितने पैसे हैं? राकेश की जगह आप अपने आप को भी रख सकते हैं कि आपके पास 370 रुपए हैं। उसने 120 रुपए की किताब और 5 रुपए का एक पेन खरीदा। कितने खर्च कर दिए? 120 रुपए तो किताब पर खर्च किए और 5 रुपए पेन पर खर्च कर दिए। अब बताओ उसके पास कुल कितने रुपए बचे? अब मान लेते हैं कि आप 370 रुपए लेकर बाजार गए। तो 370 रुपए लेकर बाजार गए, उसमें से आपने 120 रुपए की तो क्या खरीद ली? किताब खरीद ली और 5 रुपए का एक पेन खरीदा। तो कुल मिलाकर आपने 125 रुपए खर्च कर दिए। यह हुआ आपका खर्च, यह हुआ खर्च। अब आपके पास क्या शेष बचे? तो इसको जानने के लिए आप क्या करेंगे? 370 में से 125 को कर देंगे माइनस।
घटा देंगे। 10 में से 5 गया 5 बचा, यहाँ पर 6 में से 2 गया 4 बचा और 3 में से 1 गया तो 2 बचा। कुल मिलाकर उसके पास, राकेश के पास 245 रुपये शेष बच जाएंगे, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न नंबर 152 आपका यहाँ पर क्वेश्चन है और यह बिल्कुल मोस्ट IMP क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन जरूर इस एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो पैटर्न आधारित क्वेश्चन आपको बहुत बेहतर तरीके से समझकर कंप्लीट करना है। पैटर्न में अगली संख्या क्या होगी आपको बताना है कि ये जो पैटर्न है इसके अंदर अगली संख्या क्या होगी। यहाँ पर 1 दिया गया है, उसके बाद 3, यहाँ पर 5, फिर 7 और फिर 9। तो अगली संख्या क्या आएगी। अब आप यहाँ पर एक चीज देखिए, 1 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 5 और 5 के बाद 7 और 7 के बाद 9। तो यह इससे कितना अधिक है। तो यह इससे जो अधिक है वह +2 अधिक है। यदि 1 में 2 जोड़ दें तो 3 आ जाएगा, 2 में फिर अगेन 3 में फिर अगेन 2 जोड़ दें तो 5 और 5 में फिर 2 जोड़ दें तो 7 और 7 में 2 जोड़ दें तो 9 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 9 में फिर 2 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 11। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। कुल मिलाकर पैटर्न में आपको कोई ना कोई ऐसी चीज दी जाती है जिसका आप जो है पैटर्न फॉलो करें और आपको नेक्स्ट नंबर मिले, फिर नेक्स्ट मिले, फिर नेक्स्ट मिले, तो उससे आप अगली संख्या की जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आज आपका 5वें सप्ताह का हिंदी, पर्यावरण और मैथमेटिक्स का पार्ट कंप्लीट होता है। आई होप कि इतना वीडियो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। और यदि आपने 18 सप्ताह के सभी वीडियोस नहीं देखे हैं, देखना चाहते हैं, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे की तरफ एक वीडियो की लिंक दिखाई देगी, एक प्लेलिस्ट की लिंक दिखाई देगी। वहां से आप सारे सप्ताह के वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और शिक्षक साथी इन वीडियोस को बच्चों के ग्रुप्स में शेयर करना ना भूले। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो आपको यदि बेहतर लगे, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा हो, तो इसे एक लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।